हाँ ठीक है। तो आज का टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक। अपवर्तनांक लिखो। वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल और दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल और दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल और दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n या म्यू से सूचित किया जाता है। n या म्यू, इसको म्यू बोल सकते हैं। म्यू, n या म्यू से सूचित किया जाता है को अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n या म्यू से सूचित किया जाता है। हाँ, म्यू। म्यू ऐसे लिखते हैं, इस तरह से, यू के जैसा। हो गया? है देखा, यू देख ली बारो तो कहे के मतलब है यू के हेंग लिख दे बनू तो के म्यू कहा जाए। इसे एन या म्यू से सूचित करते हैं। इसे एन या म्यू से सूचित करते हैं। अरे अरे देख, यहाँ लिख जब दिले बानी तो कहा है कहिया है उतारो है सुअर कहीं का। एक बार वो घड़ी से भूखत नहीं, सुनात नहीं कि तोरा अरे बात नहीं। अरे बात चल, अब ध्यान हमारे तरफ। आपको प्रकाश के चाल में 3 तरह के माध्यम में हम आपको समझाए थे कि सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल वायु में होता है और उससे कम होता है पानी में और सबसे कम कांच में होता है। अब हम इसी चीज को दूसरे तरीका से बताएंगे। इसी चीज को बताने के लिए हम लोग अपवर्तनांक शब्द का प्रयोग करेंगे कि अपवर्तनांक होता क्या है। जब आप किसी चीज से कंपैरिजन कीजिएगा, कंपैरिजन करने वाला सिर्फ एक ही है, वो है क्या? लाइट का स्पीड, वो भी वायु में, क्योंकि सबसे ज्यादा तो वायु में ही होता है। समझ में आया? अगर हम थोड़ा देर के लिए ये भूल जाएं कि वायु में प्रकाश का चाल कितना होता है, क्या होता है, और अपने से एक कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं। मान के चलो कि वायु में प्रकाश का चाल जो है वो 10 यूनिट है, मान लेते हैं, है ना, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं। और अब हम ये मान लेते हैं कि कांच में 2 यूनिट है, कांच में प्रकाश का चाल 2 यूनिट है। तो अब बता सकते हो कि ये 2 यूनिट जो दिया हुआ है कांच में, इससे ये कितना तेज है? तो हम सीधे बोलेंगे 5 गुना। कैसे लाए 5 गुना? 10 में 2 से भाग दिए तबे नु। तो तुलना तुम वायु से ही ना कर रहे हो, तो ये 5 गुना जो शब्द लाए 5, इसी का नाम क्या है? अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि आप केवल उसको बता रहे हो कि वो कितना गुना है, मात्रक से मात्रक कट जाता है। अच्छा, वायु में प्रकाश का चाल जितना रहेगा उसको सीधे सूचित करेंगे सी से। जब भी सी लिख देंगे तो समझ लेना किसका चाल? वायु में प्रकाश का चाल। समझ में आया? तो वायु में प्रकाश का चाल हम सी लिख दिए, बाटा लिख दिए, और नीचे लिख देंगे क्या चीज? दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल। तो दिया गया माध्यम देखो क्या क्या हो सकता है। कांच हो सकता है, पानी हो सकता है, किरोसिन हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, हीरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डीजल भी हो सकता है, माध्यम कुछ भी हो सकता है। तो जो दिया गया माध्यम होगा उसके लिए चाल को हम सूचित करेंगे किस चीज से? डी से। और इस पूरे फॉर्मूला को सूचित करेंगे एन से या किस चीज से? म्यू से। वो लोग क्लियर हो गया? तो एन बराबर फॉर्मूला क्या हो गया? सी बटा में भी। अब जैसे इस पर कोई सवाल पूछ दे, जैसे हम पूछे कि कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें, कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें,
अब सभी बच्चे ध्यान दें, हमको कांच का निकालना है तो पहले सी का मान याद रखना है। तो सी का मान 3 गुने 10 के पावर 8 ऑलरेडी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये सी क्या चीज को दिखा रहा है? वायु में प्रकाश की चाल। बात बुझा? मन करे तो निर्वात भी बोल सकते हो, क्योंकि निर्वात कहो या वायु कहो दोनों में स्पीड एक ही होगा। अच्छा, अब आपको कांच का स्पीड आपको तो मालूम है, तो सी का मान आपको मालूम है कि 3 गुना कितना होता है? 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। कांच के लिए भी का मान कितना होगा? 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। अब आपको किसका मान चाहिए? एन का, तो एन बराबर सी बटा भी। बोलो बुझाया? अब सी का मान है 3 गुना 10 के पावर 8 बाटा भी का मान 2 गुना 10 के पावर 8, कट गया और 3 से 2 में भाग देगा 1.5, आंसर हो गया। बोलो बुझाया? अच्छा, तुम लोग ये बता सकते हो 3/2 ये तो किसका अपवर्तनांक आया? है जो अपवर्तनांक निकला किसका निकला? कांच का। तो हम यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं किसका अपवर्तनांक? कांच का अपवर्तनांक। यानी कि अपवर्तनांक किसका निकलता है? जो नीचे रहता है या जो ऊपर रहता है? बस याद रहे, जो नीचे रहता है उसी का क्या निकलता है? अपवर्तनांक। और नीचे कौन है? कांच का चल, कांच में प्रकाश का चल। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, प्रकाश किसमें किससे में जाएगा। जैसे हम तुमसे कहें कि प्रकाश जो है हवा से कांच में गया, तो अपवर्तनांक किसका निकलेगा? कांच का निकलेगा कि हवा का निकलेगा? कांच का निकलेगा। हमेशा अपवर्तनांक किसका निकलता है? जिस माध्यम में प्रकाश जाता है। जैसे हवा से कांच में गया तो कांच का निकलेगा, और वही कांच से हवा में जाएगा तो हवा का निकलेगा। बोलो क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। तो ये कांच का अपवर्तनांक हो गया। उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए पानी का, तो 3 गुने 10 के पावर 8 बटा में क्या लिखिएगा? 2.25 गुने 10 के पावर 8 निकालिएगा। ये बात समझ में आ रहा है? हीरा का निकालिएगा तो हीरा के लिए भाई निकालना पड़ेगा, उसका तो वैल्यू देखना होगा ये कितना होता है। तो आपको सवाल में दिया रहेगा ऑलरेडी। अब हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। तुम अभी अभी बताए हो कि प्रकाश का चाल सबसे ज्यादा हवा में, उससे कम पानी में, और सबसे कम किस में? कांच में। कांच का अपवर्तनांक कितना आया है? 1.5 आया है। अगर हम तुमसे कहें कि पानी का अगर निकाल रहे हैं तो उस कंडीशन में 3 गुने 10 के पावर 8 में भाग होगा 2.25 गुने 10 के पावर 8 से। तो ये तो कट गया। दशमलव खत्म करना है तो 3 पर 2 गो जीरो बैठाओगे तो नीचे 225 होगा। 300 में भाग होगा कितना से? 225 से। तो एक मरतबे जाएगा 225, कितना बचेगा? 75। दशमलव देंगे तो जीरो हो जाएगा। अब कितना मरतबे जाएगा? 3 मरतबे, 2 दूना 4, 2 3 6, 675। अगर 7 मरतबे 4 मरतबे किया जाए तो 8 हो जाएगा ना। तो कई मरतबे जा रहा है? 3। 1.3 हुआ ना। अच्छा, इसके पहले 1.5 था, किसके लिए? अच्छा, अभी तुमने देखा पानी के लिए कितना आया? 1.3। अब सभी बच्चे इसी में एक बहुत अच्छा बात छिपा हुआ है, इसको समझिए। दोनों में ज्यादा कौन? कांच वाला वैल्यू ज्यादा है, लेकिन प्रकाश का चाल कम किसमें? कांच में। बुझाया? सबसे कम प्रकाश का चाल कांच में, लेकिन अपवर्तनांक इसका ज्यादा। तो इसे क्या सीखे? जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें चाल सबसे कम होगा। हीरा का अपवर्तनांक 2.41 होता है, सबसे ज्यादा यही वैल्यू है। इससे ज्यादा वैल्यू कहीं नहीं मिलेगा तुमको। ये हीरा का 2.41 याद कर लेना, रट लेना, ठीक है? या 2.4 याद रखना खाली। बुझाया? तो 2. ये जो 4 देख रहे हो, ये हीरा का अपवर्तनांक है। क्या ये तो सबसे ज्यादा है? तो प्रकाश का चाल सबसे कम किसमें होता है? हीरा में। बोलो बुझा गया? तो तुम्हें यही बात सीखना है कि अपवर्तनांक जिसका ज्यादा होगा उसमें प्रकाश का चाल ऑटोमेटिक क्या होगा? कम हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गया? अब हम आपको एक और अपवर्तनांक के बारे में बता रहे हैं। एक एग्जाम में पूछता है आपेक्षिक अपवर्तनांक। आपेक्षिक अपवर्तनांक ये क्या होता है? तो देखिए, ध्यान समझिएगा। आपेक्षिक अपवर्तनांक को समझिए। आपेक्षिक को ना सापेक्षिक भी कहीं कहीं लिखा रहता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं
रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एकदम ध्यान से यहाँ सुनिए। पहले हम अपवर्तनांक निकालने के लिए तुलना किससे कर रहे थे? हवा से कर रहे थे। ऑफिस में हल्ला मत करो, ऑफिस में हल्ला मत कीजिए। हाँ अब सुनो ध्यान से, मैं ये बोल रहा था कि पहले तुलना किससे कर रहे थे, तो इसलिए हम बोलते थे इसको अपवर्तनांक। ठीक है, इस सब को हम लोग अपवर्तनांक बोलते हैं। और सूचित किसी से करते हैं? एन से। बस याद रखें, तुलना खाली चेंज कर दिया जाए। जैसे हम यहाँ पर तुलना करने के लिए हवा यूज कर रहे हैं, खाली हवा हटा दो और जगह पर कौनो लिख लो, कौनो से कौनो के तुलना कर दो। जैसे कांच से पानी में तुलना करना, या पानी से कांच में, केरोसिन से पेट्रोल में, पेट्रोल से केरोसिन में। अगर ये तुलना तुम करने लगे तो बस अपवर्तनांक का नाम बदल के क्या हो जाएगा? सापेक्षिक चाहे अपेक्षिक अपवर्तनांक। बोलो बुझाया कि नहीं बुझाया? आए जैसे हम यहाँ पर कहें कि ऐसे एक तल है, ये अभिलंब हो गया। अच्छा, हम ऊपर कह रहे हैं कि ऊपर पानी है, ठीक है, और नीचे क्या है? कांच। प्रकाश का किरण ऐसे आया, ऐसे आया, ठीक है। जब प्रकाश का किरण पानी से कहाँ जा रहा है? कांच। विरल से सघन की सघन से विरल? विरल से सघन, तो सट जाएगा ऐसे। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे चाल V1 होगा, इधर चाल इसका क्या होगा? V1, तो इधर चाल क्या हो जाएगा? V2। माने चाल बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा। अब तुमसे हम यही फॉर्मूला पूछ दे कि अब बताओ यहाँ अपवर्तनांक के फॉर्मूला n का क्या फॉर्मूला होगा? उसी तरह से सोचो, कहां से कहां गया है? यहां से कंपैरिजन करो, ठीक से सोचो। C/V लिखा हुआ है, C/V का मतलब होता है प्रकाश किससे किस में गया, ये बता दो खाली। हवा से ऊपर से हमेशा नीचे चलना है, ठीक है। तो प्रकाश तुम्हारा कहाँ गया है? पानी से कांच। समझ में आया? तो V1/V2 की V2/V1? V2/V1। देखो V1/V2 या V2/V1 दोनों में से एक एक सही है। इधर इसके पक्ष में कौन कौन है? हाथ उठाओ। ये होगा। अच्छा, इसमें सब कोई है। कारण प्रकाश V2 में जा रहा है कि V1 में? पहले V1 में था और गया किस चीज में? V2 में, इसलिए V2 नीचे और V1 ऊपर। बोलो बुझाया? तो हम यहाँ फॉर्मूला में क्या लिखने वाले हैं? V1/V2। बोलो बुझाया कि नहीं बुझाया? समझ में आ गया? अब इस अपवर्तनांक को लिखने का एक तरीका भी है। जो हम n लिख रहे हैं तो हे गोरवातर 1 लिख देते हैं, हे गोरतर का लिख देते हैं 2। बुझा गया? तो ऐसे इसको हम क्या कहेंगे? 1n2, मतलब 1 से कहाँ गया है? 2 में, तब V1 ऊपर और V2 नीचे। बोलो बुझाया कि फिर से बुझवा दे? बुझा गया? प्रकाश की किरण जिस माध्यम से चलेगी उसको ऊपर ले लेना है, उसके प्रकाश के चाल को, और जिसमें जाएगी उसको नीचे ले लेना है, जैसे पहले करते थे। परंतु हवा का कंपैरिजन नहीं हुआ है, इसमें हवा का हम प्रयोग नहीं किए हैं, तो इसी का नाम क्या पड़ जाएगा? अपेक्षिक चाहे सापेक्षिक अपवर्तनांक। बोलो क्लियर हुआ? अगर यहाँ पे हवा चाहे निर्वात माध्यम रहता तब इसका नाम क्या रहता? अपवर्तनांक रहता। बात बुझाया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सब लोग को समझ में आ गया? अच्छा, यहाँ 1n2 क्यों लिखे हैं? पहचान के लिए। अच्छा, इसको एक और तरीका है लिखने का, n लिख लो। अगर तुम्हें मालूम है कि कौन सा माध्यम है तो उसका पहला लेटर लिख लो। जैसे पानी का इंग्लिश क्या होता है? वाटर, तो W लिख लो। मतलब वाटर टू किस में जा रहा है? कांच का ग्लास होता है, ग्लास, तो G लिख लो। और ऊपर क्या लिख लो? VW, अब बाटा में VG। बोलो तरीका बुझाया लिखने का? अब एक मैजिक देखो इसमें। इसी फॉर्मूला को हम एक अलग रूप में बदल देते हैं, पहले वाला फॉर्मूला जैसा। इसमें हवा नहीं है, फिर हम अपना मैथमेटिक्स लगा के ना इसमें हवा भी ला सकते हैं। कैसे? देखो, V1 लिखा हुआ है, इसको ऐसा तरीका से लिखे हम, ऐसा तरीका से कि इस पर कोई प्रभाव ही न पड़े और ये जैसे का तैसे रह जाए। तो देखो, हम चाहें तो 1n2 को
V1/V2 जैसे लिखे थे इसके बराबर में इसको ऐसे घसकाते हुए, जैसे कि हम यहाँ V1 रख दिए हैं तो यहाँ पर C/V2 लिखकर गुना, फिर ऐसे लिख करके, और यहाँ पर V1 है ना, V1 नहीं बुझा रहा है तो इसको और डिटेल में बता देते हैं। V1/V2 गुने C1/C2, बोलो ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी C1/C2 नहीं, C/C, क्योंकि C से C क्या होगा, C मतलब क्या, प्रकाश की चाल, C से C तो कट ही जाएगा। क्या हमने इसमें कोई छेड़छाड़ किया, कुछ नहीं, और हमने बस केवल क्या किया है, C/, क्या कर दिया है, C, कट ये जाएगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत। अच्छा अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं, अगर मैं यहाँ C शिफ्ट कर दूं इसको, ठीक है, और बटा में यहाँ पे क्या रहने दूं, V2, तो कोई प्रभाव पड़ेगा, जैसे ये C यहाँ ला दिए और ये V1 इधर ला दिए, अब बटा में यहाँ पे क्या लिख दिए, C, कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा, इसमें किसी को डाउट, C से C कट जाएगा, फिर वही आ जाएगा कि नहीं, आए आ जाएगा। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, ऊपर C है, ठीक है, जिसे V2 बोलते थे तुम, असल में वो ग्लास वाला है ना, तो मैं यहाँ पर V2 और V1 ना लिख करके सबसे अच्छा रहेगा, अच्छा बाद में लिख लिया जाएगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा, रहने देते हैं इतना ही, बुझा है। अच्छा ये बताइए C/V लिखा हुआ है, जो V2 लिखा हुआ है, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये अपवर्तनांक का फॉर्मूला है, ये अपेक्षिक अपवर्तनांक का नहीं है, अपवर्तनांक का, क्योंकि यहाँ वायु आ गया, वायु और बटा में क्या गया है, V2, V2 क्या था, कांच था, तो ये किसका अपवर्तनांक है, कांच का नहीं, कांच का अपवर्तनांक है, पहले वाला फॉर्मूला याद करो, बुझाया। अच्छा इसको देखो ये उल्टा लग रहा है, मैं इसको ऐसा तरीका से लिखूं कि इस पर कोई प्रभाव ही ना पड़े, और ये अपवर्तनांक में भी काश ये C/V1 रहता, पर ऐसा है नहीं। चलो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, C/V2 के लिए, क्योंकि ये V2 का, ये अपवर्तनांक V2 के लिए है, तो क्या मैं यहाँ पे डायरेक्ट खाली N2 लिख सकता हूँ, N2 क्यों, क्योंकि ये जो अपवर्तनांक है वो किसका अपवर्तनांक है, कांच का, और कांच के लिए हम दो माध्यम का यूज किए हैं, तो यहाँ पे N2 लिख सकते हैं। N2 लिखने का सीधा मतलब हुआ अपवर्तनांक किसका, तो कांच के लिए। अब यहाँ बताओ कैसे लिखेंगे, 1 लिखकर C/V1 लिख सकते हैं, क्योंकि पलटेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आए फिर वही आ जाएगा। फिर से बताओ ये किसका अपवर्तनांक हो जाएगा, ये पानी के लिए हो जाएगा, ये तो कांच का है नहीं है, तो अब बताओ N2 गुने 1/N1 लिख सकते हैं। अब N2 से गुना कर दो, तो हाई जो फॉर्मूला हम निकाल रहे थे 1 N2 बराबर ये क्या था, V1/V2, लेकिन यह वैल्यू जो है यह V1/V2 अब किसके बराबर आ गया है, N2/N1 के। बोलो ये बात समझ में आया। अब हम तुम्हें बताते हैं, हाई जो भी कुछ किए ये तुम्हें बुझाए चाहे नहीं बुझाए, लेकिन यहाँ समझ में आना चाहिए। V1/V2 का मतलब हुआ कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटा में दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, और यहाँ ये भी समझ में आना चाहिए कि प्रकाश कहाँ से कहाँ गया है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अथवा में, जैसे N लिख दिए, यहाँ पे पहले क्या था माध्यम, वाटर, और यहाँ पे क्या था, ग्लास, फिर ऊपर वाटर, फिर यहाँ पे क्या हो गया, ग्लास, लेकिन यहाँ पर ग्लास ऊपर और वाटर नीचे। समझ में आया। अब आप ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले जो आपने पढ़ाई की उसमें फॉर्मूला पढ़े क्या चीज, N बराबर C/V, जो कि किसका फॉर्मूला है, अपवर्तनांक का। ये किसका फॉर्मूला है, अपवर्तनांक। ये सिर्फ अपवर्तनांक को बताएगा, अपवर्तनांक इसलिए बताएगा क्योंकि ऊपर क्या है, C। अगर मैं यहाँ पर N के बाद यहाँ पे अगर G लिख दूं, ठीक है, तो हम यहाँ पे C बटा क्या लिखेंगे, VG। क्यों, क्योंकि ये किसका अपवर्तनांक बताएगा, कांच के लिए। अगर मैं यहाँ N और यहाँ पे लिख दूं W, तो C बटा क्या लिखना होगा, VW। ये किसका अपवर्तनांक बताएगा, मतलब खाली एक ही साइड रहे तो ये खाली अपवर्तनांक को बताएगा। समझ में आया। इधर भी कुछ लिख देंगे तो अब क्या बन जाएगा, वो अपेक्षिक अपवर्तनांक हो जाएगा। अगर इधर कुछ लिख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, अपेक्षिक अपवर्तनांक। अब बताइए यहाँ जो हम लिखे हुए हैं 1 N2, ये कौन सा अपवर्तनांक हुआ, अपेक्षिक अपवर्तनांक।
अपेक्षिक अपवर्तनांक का फॉर्मूला v1/v2। प्रकाश कहां से कहां जा रहा है, पहला से दूसरा माध्यम में। अब ये किसके बराबर आया वो ध्यान दो, n2/n1। अब बताइए n2 क्या है, कांच का अपवर्तनांक, अपेक्षिक नहीं, कांच का अपवर्तनांक है। और ये पानी का अपवर्तनांक। समझ में आया? तो इसीलिए याद रखना है कि v1/v2 जहां पे लिखा हुआ हो तो बस इसको उल्टा करके लिख दीजिएगा, तो अपेक्षिक अपवर्तनांक का एक और फॉर्मूला में प्राप्त हो जाएगा। बात बुझाया? हमसे कोई पूछे कि बताओ भाई, अगर यहाँ पे n लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा? यहाँ 3 और 4, और इसके लिए अपवर्तनांक के लिए n4 और नीचे n3। अब बुझा गया? अच्छा, अगर मैं ये मिटा दूं और पूछो कि बताओ प्रकाश की चाल किससे किस में जा रही है, प्रकाश किससे किस में जा रहा है, 3 से 4 में। समझ में आया? अब वही ऐसे लिखते v3/v4, तो प्रकाश किससे किस में जा रहा है, 3 से 4 में। बुझा गया? यही चीज बस समझना था, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। अब ध्यान से सुनिए, अब मुझे इसका डेफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखना चाहिए बताओ? वायु को छोड़कर नहीं, सीधे सीधे लिखेंगे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपेक्षिक अपवर्तनांक। समझ में आया? माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपेक्षिक अपवर्तनांक। अगर मुझे इसको लिखना हो, ये सब आपको नोट करना होगा टोटल, तो यहाँ हम डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, माध्यम 1, माध्यम ऐसे 1 कर लेना में, ये माध्यम 1 हो गया, ये माध्यम क्या हो गया 2। माध्यम 1 में प्रकाश, अभी मत लिखिएगा, प्रकाश की चाल, और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, है ना, के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। बोलो, समझ में आ गया? अब आपको क्या करना है, ये लाइन से सभी नोट कर लेना है, ठीक है? यहां से अच्छा, तुम लोग को इसमें अपवर्तनांक में ये समझ में आया कि प्रकाश का चाल किससे किस में जाता है? अगर हम तुमसे कहें कि प्रकाश जो है केरोसिन से पेट्रोल में गया, तो किसका अपवर्तनांक निकलेगा, पेट्रोल का निकलेगा। तो याद रखना कि जो माध्यम प्रकाश की चाल को बदल देता है उसी का अपवर्तनांक निकलता है। ये लाइन हमेशा याद रखना, जो माध्यम प्रकाश की चाल को बदल दे अपवर्तनांक उसी का निकलता है। नहीं समझे? प्रकाश अगर हम कहें पानी से कांच में गया, तो चाल बदलने वाला कौन, कांच, क्योंकि पहले तो पानी में था, जैसे ही कांच में गया तो कांच ने उसके चाल को क्या कर दिया, बदल दिया और कम कर दिया। तो अपवर्तनांक किसका निकलेगा, कांच का। बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है? अब तुमको स्नेल का नियम बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? तो स्नेल का नियम या प्रकाश के अपवर्तन का नियम, ठीक है? प्रकाश के जैसे परावर्तन का नियम होता है 2 गो, वैसे ही प्रकाश के अपवर्तन का नियम होता है, ठीक है? जैसे प्रकाश के परावर्तन का 2 गो नियम होता है, उसी तरह से प्रकाश का अपवर्तन का नियम होता है 2 गो, जैसे उसमें 2 गो होता था। थोड़ा सा इसमें त्रिकोणमिति का प्रयोग है, जो कि हम मैथ में अभी आपको पढ़ाए नहीं है, पर थोड़ा सा आपको हल्का सा बता देते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है? जैसे मान के चलिए कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है? ये समकोण त्रिभुज हो गया, और इस समकोण त्रिभुज में यहाँ कोण 30 डिग्री है, बुझाया? तो अगर ये कोण 30 डिग्री होगा तो उस कंडीशन में याद रखें, जैसे एक समकोण त्रिभुज बना दिए, ये 30 डिग्री का कोण बना दिए, ठीक? अब इसका मतलब समझिए, अगर ये 30 डिग्री होगा
तो उस कंडीशन में हम इस 30 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी उसको हम लंब बोलेंगे, ठीक है। और इसको कर्ण बोलते हैं, सबको मालूम ही होगा। इसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। तो एक साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन जिसका नाम आर्यभट्ट था, उन्होंने एक बहुत खास चीज ऑब्जर्व किया कि इनके कोण को बदलने से इनके लंबाई भी बदल जाते हैं, ठीक है। और उन्होंने देखा कि जब कोण 30 डिग्री रह रहा है, जब ये कोण 30 डिग्री रह रहा है, तो उस कंडीशन में यह लंबाई और यह लंबाई, खास करके लंब और कर्ण, इन दोनों में लंबाई का जो अनुपात है वो 1:2 रह रहा है। मतलब अगर ये 10 मीटर का है तो ये ऑटोमेटिक 20 मीटर का हो जाएगा। समझ में आया? ये 10 बट्टा क्या हो जाएगा? 20। तो 0 0 कट गया, कितना आएगा? 1/2। समझ में आया? तो ये जो 30 डिग्री है इसी के वजह से ऐसा हो रहा था। तो इस 1/2 को नाम दे दिया गया sin 30। हम पूरा डिटेल नहीं बताएंगे, हम sin 30 डिग्री बोलेंगे, कहेंगे sin 30 डिग्री के मान कितना होता है? 1/2। बोलो, याद रहेगा। और उसमें क्या है कि ये लंब होगा और ये क्या होगा? कर्ण होगा। उसी तरह से आधार और कर्ण का भी तो अनुपात होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग को साइन के बारे में ही खाली समझना है स्नेल के नियम में, बाकी और डिटेल त्रिकोणमिति बहुत जल्द हम आपको पढ़ा देंगे, तो ये सब समझने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर वही साइन 45 रह रहा है तो उस कंडीशन में इन दोनों का अनुपात 1/√2 हो जाता है। बात बुझाए? इनका साइन 45 हो जाए तो 1/√2 हो जाता है। अगर यही कोण 90 डिग्री हो जा रहा है, साइन 90, तो उस कंडीशन में 1:1 हो जाता है। मतलब टोटल वैल्यू कितना? 1। तो आपने क्या क्या सीखा? साइन 30 रहे तो कितना? 1/2। अगर साइन 45 रहे 1/√2 रहे, हो जाएगा। समझ में आया? और साइन 90 रहे तो 1 हो जाएगा। एक और सीख लीजिए, साइन अगर 60 रहेगा तो √3/2 हो जाता है। केवल किसका अनुपात? लंब और कर्ण का। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसलिए इसको सूचित करेंगे P से, आप इसको सूचित करेंगे H से। समझ में आया? तो हाई ऊपर वाला P है, नीचे वाला क्या है? H है, P/H, ठीक है। आगे डिटेल मैथ में देखेंगे, फिलहाल अभी बुझा गया। साइन को हिंदी में जया कहा जाता है, जया। समझ में आया? साइन का हिंदी क्या होता है? जया। क्लियर हो गया? अब आपका जो नियम है उस चीज को समझते हैं। जैसे प्रकाश के अपवर्तन के नियम को समझना है तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्नेल, और स्नेल ने एक नियम खोजा, देखा। हाँ, स्नेल, स्नेल, हाँ फिनाइल नहीं, स्नेल है। तो मैं ये बोल रहा था, देखिए स्पेलिंग तो ऐसे है, अब आप इसको स्नेल पढ़िए या स्नेल पढ़िए, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन सब लोग अपना अपना अलग अलग तरीका से करता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट है नियम, नियम पर ध्यान दीजिए। क्या कहते हैं स्नेल जी? देखिए, उनका कहना यह है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे ये प्रकाश की किरण ऐसे आई, और अगर ये विरल माध्यम है और सघन में प्रवेश किया तो ये इधर मुड़ जाएगा, तो यहाँ पे एक कोण आई बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा? आर बनेगा, ठीक है। आप हमें बता सकते हो कि अपवर्तनांक कैसे निकलेगा? पहले इस माध्यम में प्रकाश का चाल v1 मालूम होना चाहिए, और इसका क्या चीज? v2। तो बोलिए अपवर्तनांक का मान क्या होगा? v1/v2। ये अपवर्तनांक हुआ। समझ में आया? ये अपवर्तनांक 1n2 का वैल्यू हुआ। ये बात समझ में आया? ये हम लोग ऑलरेडी पहले ही से जानते हैं, इसमें कुछ नया थोड़ी है। लेकिन स्नेल क्या बताते हैं वो समझो। वो कहे कि ये जो मान निकालना है आप v1/v2 करके निकाल रहे हैं, एक और तरीका है निकालने का, इस कोण के जरिए। आप ऐसा कीजिए कि यहाँ अगर कोण बन रहा है कुछ भी, तो आप इसको साइन के साथ लगा दीजिए, तो क्या बन जाएगा? साइन आई। बटा में इसके साथ क्या लिख दीजिए? साइन आर। तो भी ये जो वैल्यू देगा ना वो किसके बराबर देगा? v1/v2 के। मतलब साइन आई बटा साइन आर जो है वो किसका मान निकाल के देगा? v1/v2, मतलब दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक का मान देगा। किसके सापेक्ष? तो पहले माध्यम के सापेक्ष। बात बुझाया? और इसी नियम को क्या कहते हैं?
स्नेल का नियम। बोलो बुझाया कि नहीं बुझाया? स्नेल के नियम को ऐसे लिखा जा सकता है, पूरा डिटेल में लिखना हो तो साइन आई बटा साइन आर बराबर 1n2 लिख सकते हैं, बराबर v1 बाई v2 बराबर n2 बाई n1। ये पूरा जो लिखे हम इसी को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। कहीं कहीं हर चीज न लिख करके खाली n लिखा रहता है, खाली n, लेकिन आप कभी भी खाली n मत लिखिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि कौना के अपर्तनांक कहें और कौना के अपेक्षिक अपर्तनांक। समझ में आया? इससे आपको न्यूमेरिकल बनाने में, कॉन्सेप्ट समझने में कभी कभी दिक्कत, मैंने कोई भी बुक पढ़िएगा कोई दिक्कत नहीं होगा, हम जो बताएं उसे याद जरूर रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ गया? ऐसे ही हमेशा क्या लिखना है? स्नेल का नियम। बोलो क्लियर हो गया? जब स्नेल का नियम आए तो लिख देना है, क्या चीज समझिए, साइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? जया। इस कोण को कौन बोलते हैं? आपतन कोण। तो पढ़ेंगे क्या चीज? आपतन कोण की जया। समझ में आया? आपतन कोण की जया मतलब साइन आई। क्लियर हुआ? और इसको क्या पढ़ेंगे? अपवर्तन कोण है ना आर, अपवर्तन कोण की जया। अच्छा, बटा को अनुपात बोलते हैं, का अनुपात किसके बराबर होता है? इसको क्या बोलते हो? अपेक्षिक अपर्तनांक। याद करो, इसको क्या बोलते हैं? अपेक्षिक अपर्तनांक के क्या होता है? बराबर होता है। बोलो क्लियर हो गया? फिर से, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात अपेक्षिक अपवर्तनांक के बराबर होता है। बोलो याद हो गया? इसी को हम लोग किसका नियम कहते हैं? स्नेल का नियम। किताब में कुछ अलग तरीका से भी लिखा होगा, जैसे कोई बच्चा से तुम सुनोगे भी तो कहेगा कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। एक नियतांक मतलब ये कांस्टेंट होता है, तो जाहिर सी बात है कांस्टेंट ही होगा, चेंज थोड़ी होगा। लेकिन तुम ऐसे लिखोगे, ऐसे बोलोगे तो तुम्हें बुझाएगा नहीं, खाली परिभाषा के तौर पर रहेगा, तुम्हें न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत होगा। लेकिन तुम इसको 2-3 तरीका से बोल सकते हो। कैसे कैसे बोल सकते हो? सुनोगे ध्यान से। पहले बोलो आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात, ठीक है? अब किसके बराबर होता है वो सुनो ध्यान से। इसको क्या क्या बोल सकते हैं समझ लो। एक बोल सकते हैं, याद करो कि किस माध्यम का अपवर्तनांक निकलता है? दूसरे माध्यम का कि पहले माध्यम का? दूसरे माध्यम का। तो हम बोल सकते हैं आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। बोलो बुझाया? दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात, है ना, जिस माध्यम में प्रकाश जाती है, जिस माध्यम में जाती है, माने पहले तो किसी और में थी और जिसमें प्रवेश करती है उसके अपवर्तनांक क्या होता है? बराबर होता है। ऐसे भी बोल सकते हो, या शॉर्टकट में बोलना हो तो अपेक्षिक अपवर्तनांक के बराबर होता है। बोलो क्लियर हो गया? अच्छा, इसको हम लोग स्नेल का नियम और अपवर्तन का दूसरा नियम बोलते हैं। बात बुझाया? अपवर्तन का ये कौन सा नियम है? दूसरा। तो पहला नियम कौन सा है? तो पहला नियम बताते हैं। प्रकाश का परावर्तन का नियम पढ़े थे, उसमें पढ़े थे आपतन कोण, परावर्तन कोण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बस उसी को इसी में लिखना है, खाली थोड़ा सा बदलाव होगा। आपतन कोण, उसके बाद अपवर्तन कोण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। हो गया ये पहला नियम। पहला नियम तनियों सा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोनो जरूरत ही नहीं उसका, ये दिन काटने के लिए है, मेन नियम है। समझ में? इससे हमारा सवाल बनेगा। क्लियर हो गया? तो पहला याद रहे चाहे न रहे, लेकिन ये याद रहना चाहिए क्योंकि स्नेल का नियम बार बार परीक्षा में पूछता है। बोलो क्लियर हो गया? तो चलिए हेडिंग डालिए। अब नहीं, स्नेल मत लिखिए, आप लिखिए अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। तो नियम कैगो है? 2 गो। लिखिएगा अपवर्तन के 2 नियम हैं। अपवर्तन के 2 नियम है, नीचे पैराग्राफ चेंज करके। ठीक है, अच्छा बोले हो। अपवर्तन के 2 नियम है। पहला लिखिए, नंबर 1, आपतन कोण, नहीं आपतन कोण नहीं, सॉरी, उसमें क्या लिखे थे? आपतित किरण। तो आपतन कोण नहीं लिखा है, आपतित किरण। आपतित किरण, एक पहले हम कोने बोल दे रहे नहीं, जबकि किरण लिखा है, उससे कोई बात नहीं।
आपतित किरण हो जाता है, कभी कभी बुलाया जाता है। सॉरी का ठीक है, हर इंसान से गलती होता है, लेकिन अभी लिखवा तो सही रहे ना। आपतित किरण, बैठो बैठो, आपतित किरण लिख लिया, ओकरा बाद लिखो अपवर्तित किरण कोमा देकर, आपतित किरण, अपवर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। हो गया, ये फिगर बना लीजिए। हो गया। अब 2 नंबर में नु स्नेल का नियम लिखकर डैश, स्नेल का नियम, यही दूसरा नंबर नियम है, स्नेल का नियम लिख के डैश। स्नेल का नियम, आपतन कोण की जया, लिखने आ जाएगा, आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, और अपवर्तन कोण की जया, और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात, का अनुपात आपेक्षिक अपवर्तनांक के बराबर होता है, का अनुपात आपेक्षिक अपवर्तनांक के बराबर होता है, आपेक्षिक अपवर्तनांक के बराबर होता है। अर्थात में बोलिए क्या लिखेंगे, साइन आई बटा में साइन आर बराबर 1n2 बराबर v1/v2 बराबर n2/n1, यही आपका स्नेल का नियम हो गया। बोलो इसमें किसी को कोई दुख है, बुझा गया नु, मजा आया, ये आना चाहिए समझ में। परसेंटेज बंचों को ये बाउंस करता है, बुझेबे नहीं करता है, कहाँ है ये सब, ये का नियम है। हाँ देखिए, अच्छा कुछ और चीज आपको अलग से जो मैथ में हम नहीं पढ़ाए हैं, तो अलग से वो जो मान लिखे थे ना, वो आप याद कर लेंगे। मैं अभी मैथ में पढ़ाऊंगा ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, फिलहाल के लिए लिख दे रहे हैं। जैसे कि साइन 0 रहेगा तो 0 बोलना है, साइन 30 रहेगा, साइन 30 डिग्री तो कितना 1/2, साइन 45 डिग्री रहेगा तो 1/√2, साइन 60 डिग्री रहेगा तो √3/2 बोलना है, और साइन 90 रहेगा तो 1। बस इतना आपको याद रखना है ताकि न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत ना हो। COS कॉस, अगर कॉस रहे तो बस इतना ही सुन लो, ये लिखना नहीं है, कॉस लिखा रहे, इसमें से कोई भी कोण लिखा रहे, ठीक है, तो खाली तुम्हें ये देखना है कि जोड़ के 90 का आना पर आ रहा है,
जैसे मान के चलो 0 लिख रहा है, 0 में कितना जोड़ोगे कि 90 आएगा? 90 ही जोड़ोगे। तो देखो अगर यहाँ 0 लिखा है तो इसमें का 90 वाला वैल्यू आंसर होगा इसका कितना? 1। बुझाया? अगर हम तुमसे कहें 30, यहाँ 30 लिखा है, कितना जोड़ोगे? तो 60 वाला आंसर इसका आंसर हो जाएगा। बस इतने याद रखना है। कॉस का पूछ दिया तो देखना सोचना कि कितना जोड़ के 90 आएगा। 45 का पूछ दिया वही वैल्यू होगा सेम। 60 का पूछा तो मन में 30 सोचना है, 30 का आंसर क्या है? 1/2, तो इसका 1/2 हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। समझ में आया? अगर रहा तो, बाकी तो हम त्रिकोणमिति में पढ़ाएंगे ही आपको। समझ में आ गया? अब इस पर हम लोग सवाल करेंगे अगले दिन इसी पर, और तब हम लोग लेंस पढ़ेंगे, ठीक है? फिर चैप्टर खत्म। लास्ट टॉपिक रह गया लेंस।